what is coercion? What is coercion? Any act which creates a fear, basically. All right. The fear may be created either by way of actually committing the act or at least threatening to commit such an act. उस एक्ट को कमिट करके आपने एक फियर क्रिएट किया या उस एक्ट को कमिट करने के लिए थ्रेटन करके आपने एक फियर क्रिएट किया, एंड द एक्ट शुड बी फॉरबिडन बाय आईपीसी. ऑल राइट, यहां पे हमने एक स्कोप डिस्कस किया था ऑफ सेक्शन 15 कि एक तो इसका स्कोप वाइडर है बिकॉज it does not only talk about actual commission of that act, rather it also talks about the threatening to commit such an act. कि coercion सिर्फ तब नहीं होगा जब आपने एक्चुअली कोई forbidden act कमिट किया है. coercion तब भी होगा जब आपने उस forbidden act को कमिट करने के लिए एटलीस्ट थ्रेटन भी कर दिया है, तो भी वो coercion कंसिडर किया जाएगा. ऑल राइट, इसके अलावा इसमें एक एस्पेक्ट हमने और देखा था, दैट the word forbidden has been used and not punishable. That means again the scope of section 15 is wider. Why? What is the difference between punishable and forbidden? Forbidden includes those acts which are not offenses. All right. But punishable includes only those acts which are declared to be punishable as offenses under the IPC. Punishable word लिखा होता, that means हम सिर्फ offenses की बात करते, that means the acts which are declared to be punishable, जिनको declare किया गया है that these are punishable, that means these are offenses. But जो word use किया गया है forbidden, that means prohibited, not supported. That means हम सिर्फ और सिर्फ offenses की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about all those acts which are illegal or are not supported or are prohibited by IPC, which includes those acts which are expressly declared as offenses. Also, it includes other acts which, even though are not punishable as offenses under IPC, but still are forbidden under the code. समझ आ रहा है? हमने इसका एग्जाम्पल देखा था सुसाइड वाला. सुसाइड इज नॉट एन एक्ट विच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, बट इट इज एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, बिकॉज वी कैन सी दैट अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस. अटेम्प्ट टू सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड, दे आर ऑल दी पनिशेबल ऑफेंसेस. बट सुसाइड के ऑफेंस को प्रैक्टिकली पनिश करना पॉसिबल नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिक्लेयर्ड टू बी पनिशेबल, बट इट इज फॉरबिडन. समझ आ रहा है? सो अगर उस एक्ट से रिलेटेड भी थ्रेटनिंग या फियर क्रिएट किया गया है, इवन दो वो आईपीसी में एक एक्सप्रेस ऑफेंस नहीं है, बट वो कोर्जन के अंडर आ सकता है. क्लियर है? हमने एक और एस्पेक्ट इसका डिस्कस किया था, दैट सेक्शन 15 ओनली टॉक्स अबाउट फॉरबिडन बाय आईपीसी एंड नॉट एनी अदर लॉ. That it only covers the acts which are forbidden under IPC and not any other law. बहुत सारे लॉज हैं आईपीसी के अलावा भी, बहुत सारे ऐसे पीनल लॉज भी हैं जहां पे बहुत सारे एक्ट्स को प्रोहिबिट किया गया है, इवन पीनलाइज भी किया गया. बट कोर्जन सेक्शन 15 डज नॉट टॉक अबाउट एनी अदर लॉ. इट टॉक्स अबाउट ओनली दोज एक्ट्स विच आर फॉरबिडन अंडर आईपीसी एंड नॉट एनी अदर लॉ. अगर उस एस्पेक्ट में देखा जाए तो द स्कोप ऑफ सेक्शन 15 is narrow, but in other aspects section 15 is the widest of all. क्लियर है यहां तक? ऑल राइट, आगे देखेंगे. सेक्शन 15 में हमने इसका जो फर्स्ट वाली लाइन है उसको हमने इंटरप्रेट किया था, दैट coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by IPC. Committing or threatening to commit any act forbidden by IPC. आगे क्या लिखा है? और the unlawful detaining. Unlawful detaining. Detaining means, what do you mean by detain? To detain means किसी चीज को retain कर लेना. Detain means to keep, retain. All right.
होता ना, टू कॉन्फिस्केट, टू सीज, टू डिटेन, किसी चीज को रख लेना अपने पास, टू रिटेन, टू कीप। समझ आ रहा है? क्लियर है? और ये डिटेंशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अनलॉफुल, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। ऑल राइट, इट शुड बी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। सेम जैसे हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कि या तो कमिट करना कोई एक्ट विच इज फॉरबिडन, या उसी एक्ट को कमिट करने के लिए थ्रेटन करना विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी इज कोअर्जन। वैसे ही किसी की भी प्रॉपर्टी को, एनी प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करना, अनलॉफुली अपने पास रिटेन कर लेना, रख लेना, या फिर उसी अनलॉफुल डिटेंशन के लिए थ्रेटन करना, किसी को उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करने के लिए थ्रेटन करना इज ऑल्सो कोअर्जन। समझ आ रहा है? जैसे हम आईपीसी पढ़ते हैं या बीएनएस पढ़ते हैं, वहां पे होते हैं ना ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, वैसे ही सेक्शन 15 में भी एक बाइफर्केशन क्रिएट किया गया है कि अगर आपने या तो कोई ऐसा एक्ट किया है विच इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन बाय आईपीसी, अब वो एक्ट या तो किसी की बॉडी के टूवर्ड्स है, किसी की प्रॉपर्टी के टूवर्ड्स है, किसी के माइंड के टूवर्ड्स है। आईपीसी में तो सब कवर्ड है ना। आईपीसी में जब आप इंजरी की डेफिनेशन देखते हो या जब आप डिफरेंट लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस देखते हो, उसमें भी आप वेराइटी ऑफ ऑफेंसेस, बॉडी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, माइंड के अगेंस्ट और रेप्यूटेशन के अगेंस्ट। सो बेसिकली जहां पे दिया गया है कमिट और थ्रेटन टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, दैट मींस वो एक्ट कोई भी एक्ट हो सकता है, कोई भी एक्ट जिसको आईपीसी में फॉरबिड किया गया है। अब वो एक्ट रिलेटेड टू अ पर्सन्स बॉडी हो, एक्ट रिलेटेड टू अ पर्सन्स प्रॉपर्टी हो, एक्ट रिलेटेड टू अ पर्सन्स माइंड हो या रेप्यूटेशन हो। बट इफ दैट एक्ट हैज बीन फॉरबिडन बाय आईपीसी और उसी एक्ट को कमिट करके या उसके कमीशन की थ्रेटनिंग देके अगर आप एक फियर एलिमेंट क्रिएट करते हो, दैट इज कोअर्शन। लेकिन जब हम कोअर्शन का सेकंड एस्पेक्ट देखते हैं और के बाद वाला, वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसकी, बिकॉज दैट ओनली टॉक्स अबाउट द एक्ट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। सिर्फ प्रॉपर्टी की बात की गई है। फर्स्ट वाले में जो एक्ट की बात की गई है वो जनरल एक्ट की बात की गई है, वो कोई भी एक्ट हो सकता है विच इज फॉरबिडन अंडर आईपीसी। लेकिन और के बाद जो लिखा है अनलॉफुल डिटेंशन, वहां पे हम किसी पर्सन के डिटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम किसी प्रॉपर्टी के ही डिटेंशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? So the second aspect or the second type or the form of coercion is more specific as compared to the first form. Second form में बोला गया है coercion का मतलब है किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करना, अनलॉफुली अपने पास रख लेना, या फिर उसी अनलॉफुल डिटेंशन के लिए किसी को थ्रेटन करना। दोनों ही सेंसेस में जब आप एक फियर एलिमेंट उस अनलॉफुल डिटेंशन से जब आप फियर एलिमेंट क्रिएट करोगे, दैट इज नोन एज कोअर्जन। समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर? अब सेकंड वाले में द डिटेंशन नीड नॉट बी फॉरबिडन बाय आईपीसी। क्या सेकंड वाले में डिटेंशन में हमें आईपीसी में फॉरबिडन है या नहीं वो चेक करना है क्या? सेकंड वाले में द एक्ट ऑफ डिटेंशन, whether such detention is forbidden by IPC or forbidden by any other law, whether it has to be checked? No. Second वाले में it has to be an unlawful detention. Unlawful detention का क्या मतलब है? ऐसा detention which is illegal or which is contrary to law. All right? कई सारे लॉज में लॉफुल डिटेंशन दिया गया है कि कब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकता है। पढ़ते हैं हम, आप सीपीसी में भी पढ़ोगे, आप सीआरपीसी में भी पढ़ते हो, डिटेंशंस पढ़ा जाता है। सो बेसिकली दोज आर लॉफुल डिटेंशंस बिकॉज दे आर अलाउड बाय द लॉ इटसेल्फ। लेकिन अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन एक अनलॉफुल मैनर में, दैट इज द डिटेंशन विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन एनी अदर लॉ, किसी लॉ में उस डिटेंशन के बारे में आपको अलाउ नहीं किया गया है, अगर आप उस मैनर में किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हो या उस प्रॉपर्टी को डिटेन करने के लिए थ्रेटन कर रहे हो,
then that may amount to coercion, अगर उसी threatening के अंडर या उसी fear के अंडर आपने उसकी consent ली। समझ आ रहा है? So that should not be, यहां पे जरूरी नहीं है कि ये forbidden by IPC होना चाहिए, it should be any kind of unlawful detention, a detention of property which is not provided in any law for the time being in force is unlawful detention. Clear है? आगे क्या बोला गया है? अच्छा, any property includes any type of property, movable, immovable, all right, tangible, intangible, any property, किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये डिटेंशन हो सकता है, एनी प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है? आगे क्या बोला गया है? सो बेसिकली हमने ये जो दो फॉर्म्स देखे, दीज आर टू मैनर्स इन विच कोअर्जन कैन बी कंडक्टेड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोअर्जन कैसे कमिट किया जा सकता है या कोअर्जन कैसे किया जा सकता है, सो इट कैन बी डन इन टू फॉर्म्स, इन टू मैनर्स। फर्स्ट इज by committing or threatening to commit an act which is forbidden by IPC. That act can be any act towards the body, mind, property, reputation. Second manner जिसके अंदर हम coercion कर सकते हैं, that is by way of unlawfully detaining or threatening to unlawfully detain any property, movable, immovable, any property of another person. ये दो तरीके से कोअर्जन किया जा सकता है एज पर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आगे देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया है? एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मींस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडिस? प्री डिटरमाइंड, यहां पे लिखा है टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन। प्रेजुडिस का यहां पे क्या मतलब है? harming the interest of any person or having an adverse impact upon the interest of the opposite person. जो भी आपने एक्ट किया है which is forbidden by IPC, या उस एक्ट करने के लिए जो आपने थ्रेटन किया है which is forbidden by IPC, या फिर आपने unlawful detention किया है, that should be adversely impacting, that should have an adverse effect upon the interest of the opposite person. कि आपके एक्ट की वजह से, क्योंकि कोअर्जन का बेसिक मीनिंग होता है ना टू क्रिएट फियर। अब फियर पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, फियर कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। अगर आप फियर क्रिएट करके किसी से कोई काम करवा रहे हो, दैट इज अ कंपल्शन। समझ आ रहा है? तो ये जो भी एक्ट है या जो भी अनलॉफुल डिटेंशन है, इट शुड नॉट बी फेवरेबल टू द ऑपोजिट पार्टी, रादर इट शुड बी टू द प्रेजुडिस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। ये फियर जो आपने क्रिएट किया है एक्ट करके या डिटेंशन करके, ये सामने वाले पर्सन के फेवर में नहीं होना चाहिए, उसके प्रेजुडिस, दैट मींस उसके इंटरेस्ट पे उसका एक ऑपोजिट एडवर्स इंपैक्ट होना चाहिए। समझ आ रहा है? क्लियर है? तभी तो वो कंपल्शन माना जाएगा ना, तभी तो वो फियर माना जाएगा। इट शुड बी एडवर्सली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, इट शुड नॉट बी इन द फेवर ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। क्या लिखा है यहां पे? To the prejudice of any person whatever, any person whatever। आगे भी पढ़ते हैं, फिर हम इसको लिंक करेंगे। with the intention of causing any person to enter into an agreement। इसका क्या मतलब हुआ? चलो, जिसने फियर क्रिएट किया, जिसने एक्ट किया या जिसने अनलॉफुल डिटेंशन किया, लेट्स टेक कि वो एक प्रॉमिसर है। अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना हम, अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है, तभी तो प्री कंसेंट टेस्ट कर रहे हैं। तो जब अग्रीमेंट की बात करेंगे तो प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, दो पार्टीज होंगी। प्रॉमिसर ने क्या किया है? प्रॉमिसर ने एक ऐसा एक्ट किया है विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, या फिर एक अनलॉफुल डिटेंशन किया है, किसके टूवर्ड्स? प्रॉमिसी के टूवर्ड्स। ऑल राइट। और प्रॉमिसी के लिए वो जो फियर क्रिएट किया गया है, वो प्रॉमिसी के इंटरेस्ट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है, दैट इज टू द प्रेजुडिस ऑफ दैट पर्सन। अब अगर प्रॉमिसी की ही बात हो रही है, तो यहां पे एनी पर्सन क्यों लिखा है? सच पर्सन लिख देते ना। मैंने आपको डराया ताकि आप मेरे प्रपोजल के लिए या मेरे अग्रीमेंट के लिए अपनी कंसेंट दे दो। समझ आ रहा है?
to the prejudice of any person whatever, whatever means कोई भी, कुछ भी, with the intention of causing such person होना चाहिए था ना, लेकिन यहां लिखा है any person. सच पर्सन अगर होता मतलब हम उसी पर्सन की बात कर रहे हैं, हमें अग्रीमेंट उसी पर्सन के साथ करना है जिसके अगेंस्ट हमने कोअर्जन कमिट किया है. समझ आ रहा है? लेकिन यहां पे जिसके अगेंस्ट आपने कोअर्जन कमिट किया है उसके लिए भी एनी वर्ड यूज किया गया है, जिसके साथ आपको एक्चुअली अग्रीमेंट करना है उसके लिए भी एनी वर्ड यूज किया गया है. दैट मीन्स ये दोनों पर्सन्स किसी और को भी थ्रेट कर सकते हैं. दैट मीन्स ये दोनों पर्सन्स अलग अलग हो सकते हैं. दैट मीन्स ये दोनों पर्सन्स क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं. दैट मीन्स इसीलिए मैंने बोला था कि कोअर्जन हैज द वाइडेस्ट स्कोप. कोअर्जन में जरूरी नहीं, अभी जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे तो जिससे आपको अग्रीमेंट करना है आपको अपना इन्फ्लुएंस उसी के ऊपर एक्सरसाइज करना है. जब हम फ्रॉड पढ़ेंगे तो जिसके साथ आपको अग्रीमेंट करना है, जिसकी कंसेंसस चाहिए, उसी को आपको डिफ्रॉड करना है. सेम मिस रिप्रेजेंटेशन में भी होगा और सेम मिस्टेक में भी होगा. लेकिन कोअर्जन में द लैंग्वेज विच इज यूज्ड हैज मेड दिस प्रोविजन वेरी वाइड. दैट मीन्स कि प्रोमिसर जो कोअर्जन एक्सरसाइज कर रहा है हो सकता है वो किसी भी पर्सन पे कर लिया हो. जरूरी नहीं है कि जिसको आप डरा रहे हो या जिसकी प्रॉपर्टी को आपने अनलॉफुली डिटेन किया है वो प्रॉमिसी है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है. समझ आ रहा है? वो कोई भी पर्सन हो सकता है और ये जो आप उस पर्सन के साथ कर रहे हो दैट इज विद द इंटेंशन टू इंड्यूस द प्रॉमिसी, जो कि कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, टू इंड्यूस द प्रॉमिसी टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट. होता ना कि आपके बच्चे को किडनैप कर लिया जाएगा, ये जो एक्ट किया जा रहा है वो किसके टुवर्ड्स किया जा रहा है? द एक्ट ऑफ किडनैपिंग. फॉर एग्जाम्पल किडनैप कर लिया, एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, किडनैपिंग फॉर एग्जाम्पल. तो चाइल्ड को किडनैप कर लिया, लेकिन चाइल्ड के साथ तो अग्रीमेंट नहीं करना है ना. चाइल्ड को किडनैप करने के पीछे, उसके टुवर्ड्स ये फॉरबिडन एक्ट करने के पीछे इंटेंशन क्या थी? उसके फादर को इंड्यूस करना, फोर्स करना, कंपेल करना टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद मी. तो यहां पे प्रॉमिसर, उस अग्रीमेंट में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन हुए? किडनैपर एंड द फादर. बट जिस पर्सन के अगेंस्ट आपने फॉरबिडन एक्ट किया है वो तो कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है? इसका तो मतलब यही हुआ ना, क्योंकि अगर सेम पर्सन जिसके टुवर्ड्स आप फियर क्रिएट कर रहे हो, अगर उसी से आपको कंसेंट ऑब्टेन करनी होती, उसी को अगर आपको अग्रीमेंट में एंटर करवाना होता, तो यहां लिखते ना सच पर्सन. सच पर्सन मींस वो पर्सन जिसकी हमने पहले बात करी है, एनी पर्सन. लेकिन दोनों के लिए इन्होंने एनी वर्ड यूज किया है कि अनलॉफुल डिटेंशन भी एनी पर्सन का किया है, कोई एक्ट कमिट किया है वो भी एनी पर्सन के टुवर्ड्स किया है. लेकिन जब अग्रीमेंट करना है तो किसी और के साथ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है उसी पर्सन के साथ करना है. क्लियर है? वो भी हो सकता है, लेकिन एनी वर्ड यूज करके इसके स्कोप को वाइडन कर दिया गया. ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कोअर्जन में होगा कि आप किसी थर्ड पर्सन के टुवर्ड्स ही वो एक्ट करोगे और किसी दूसरे पर्सन के साथ आपको अग्रीमेंट करना है. जरूरी नहीं, आप प्रॉमिसी के टुवर्ड्स भी कर सकते हो, वो तो इसके अंदर इंक्लूडेड है. लेकिन सेक्शन 15 ने ये जो एनी वर्ड यूज किया है, इसमें वो सिचुएशंस भी आ गई जिसके अंदर आप कोअर्जन, फियर किसी और के टुवर्ड्स, एक्ट या डिटेंशन किसी और के टुवर्ड्स कर रहे हो, बट अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए इंड्यूसमेंट किसी और को किया जा रहा है. समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर? ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पे एनी पर्सन, यहां पे अगर सच पर्सन वर्ड यूज हुआ होता, दैट मीन्स उसी पर्सन को रेफर कर रहे हैं जिसके लिए हमने यहां पे बात की है. बट दोनों जगह एनी लिखा है. और यहां पे एनी पर्सन वॉट एवर मीन्स कि जिस पर्सन के टुवर्ड्स आपने एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी या अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट किया है, वॉट एवर, वो कोई भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी ही हो. वॉट एवर मीन्स कुछ भी, कि वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉमिसी ही हो.
और उस पर्सन के टूवर्ड्स वो एक्ट या वो थ्रेटनिंग करने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? योर इंटेंशन शुड बी ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन agreement. That you are doing this act, you are doing this unlawful detention not with a random intention. आप एक random intention से ये काम नहीं कर रहे हो. आप ये काम, ये act forbidden by IPC या फिर unlawful detention of the property या दोनों act की threatening का जो काम है, ये आपने किया है with a clear intention. The word intention has been used. Intention और knowledge में difference क्या होता है? Intention is very specific, whereas knowledge is very general. Generally बोलते हैं ना कि knowledge specific नहीं होती. आप जो भी काम करते हो उसके nature and consequences पता होने आपको चाहिए, उसकी knowledge आपको होनी चाहिए. General knowledge. Generally आपको अपने सारे acts के nature and consequences पता होने चाहिए, लेकिन intention specific होती है. आप जब बीएनएस पढ़ोगे, आईपीसी पढ़ोगे, उसमें आप डिफरेंस पढ़ते हो, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, मोटिव, तो वहां पे आप इनके नेचर्स पढ़ोगे. बट टू बी स्पेसिफिक, इंटेंशन इज वेरी स्पेसिफिक, वेयरएज नॉलेज इज वेरी जनरल. यहां पे क्या वर्ड यूज किया गया है? इंटेंशन. दैट मीन्स यहां पे लेजिस्लेचर का इंटेंशन इज अ स्पेसिफिक इंटेंशन और अ स्पेसिफिक डिजायर, कि जो भी आपने ये एक्ट किया है, the act which is forbidden by IPC or the act of unlawfully detaining the property, you are doing this act not with a general knowledge, rather with a clear specific intention. इस एक्ट को करने के पीछे या थ्रेटनिंग करने के पीछे आपकी एक क्लियर स्पेसिफिक इंटेंशन है कि किसी भी पर्सन को, मे बी कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, उसको इंड्यूस करना. इंड्यूस करना मैं क्यों बोल रही हूं? कॉजिंग वर्ड यूज हुआ है. पढ़ा था हमने सेक्शन 14 में. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब सेक्शन 14 में हम कॉज्ड वर्ड देख रहे थे, वहां पे मैंने आपको बोला था सेम, इसका सेम एप्लीकेशन 15, 16, 17, 18 में भी देखने को मिलेगा. हर जगह पे यहां पे भी कॉजिंग लिखा है. कॉजिंग मीन्स यू आर ऑब्टेनिंग, यू आर इंड्यूसिंग दैट पर्सन. आप उस पर्सन को कंपेल कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट फियर टू गिव द कंसेंट फॉर द अग्रीमेंट, टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट. सो जब आप एक क्लियर स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ ऐसा कोई एक्ट करते हो, जो दो मैनर्स यहां पे दिए गए हैं, एंड क्या इंटेंशन होनी चाहिए? द इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर, दैट इज टू इंड्यूस और टू कंपेल एनी अदर पर्सन, मे बी द सेम पर्सन, मे बी एनी अदर पर्सन, टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद यू, टू गिव द कंसेंट. एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है? कंसेंट. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. तो यहां पे जो लिखा है टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट मींस टू कंपेल टू गिव द कंसेंट फॉर द सेम. क्योंकि एंटर इनटू अग्रीमेंट, अग्रीमेंट तभी होगा जब कंसेंट होगी, जब कंसेंसस होगा. जब भी इस तरीके का एक्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज कोअर्जन.